नमस्कार छात्राओं। पिछली कक्षा में हमने आवास की आवश्यकता व आवास के महत्व का अध्ययन किया था। आज हम आवास निर्माण हेतु भूखंड का चयन किस प्रकार किया जाए इसका अध्ययन करेंगे। मकान के लिए पहली आवश्यकता भूमिखंड होती है। भूमिखंड का चुनाव विशेष महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आजकल भूमि का चयन अत्यधिक जटिल एवं महंगा होता जा रहा है। बड़े बड़े नगरों में प्राय आर्थिक रूप से अधिक संपन्न लोग ही भूमि खरीदकर मकान बनाते हैं। अन्यथा अनेकों व्यावसायिक संस्थान अथवा नगरीय विकास प्राधिकरण भूमि खरीदकर बहुमंजिला इमारतें खड़ी कर देते हैं। मध्यम श्रेणी के नगरों में अभी भी भूमिखंड आसानी से मिल जाते हैं। एक बार भूमिखंड लेकर मकान बनवाने के बाद उसे बदलना मुश्किल हो जाता है। अतः भूमिखंड लेकर मकान बनवाने के लिए हमें कुछ सावधानी रखनी चाहिए। वह तथ्य निम्न रूप से हैं। प्रथम तथ्य, परिवार की वर्तमान एवं भावी आवश्यकताएं। बड़े आकार वाले परिवार को बड़ा भूखंड वांछनीय होता है। सदस्य की संख्या से क्रियाओं की संख्या में बढ़ोतरी होती है। परिवार में मनुष्यों की संख्या अधिक होने पर परिवार भविष्य में भी बढ़ता है, जबकि लड़कियों की संख्या अधिक होने पर परिवार का आकार भविष्य में घट जाता है। परिवार की आर्थिक स्थिति भूखंड के चुनाव को प्रभावित करती है। भूखंड का आकार, स्थिति तथा परिवेश अनुसार उसका मूल्य होता है तथा परिवार अपनी आय के अनुसार ही भूखंड का मूल्य चुका सकता है। परिवार के जीवन चक्र की अवस्था बदलते रहने से उसकी क्रियाएं व उनकी आवश्यकता भी बदलती रहती है। आरंभिक एवं घटने वाली अवस्था में छोटा भूखंड वांछनीय होता है, जबकि बढ़ने वाली अवस्था में बड़ा भूखंड वांछनीय होता है। परिवार की भविष्य योजनाएं जैसे ऑफिस, क्लिनिक, चैम्बर आदि खोलना हो, लघु उद्योग धंधा आरंभ करना हो, तो भी हमें भूखंड का आकार तय करते समय इस बात का ध्यान देना चाहिए। व्यवसाय की प्रकृति जैसे नौकरी का स्थानांतरण प्रकृति का होना या स्थायी होना भी भूखंड के चुनाव को प्रभावित करता है। द्वितीय तथ्य है भौतिक आवश्यकताएं। आवास के लिए भूखंड का चुनाव करते समय स्थान रहने योग्य हो, उसके चारों ओर दृश्य मनोहारी हो, किसी भी प्रकार की विभत्स स्थितियां ना हो, आवास अधिक ऊंचे धरातल पर हो तो बरसात का या अन्य प्रकार का पानी ठहरता नहीं, जो भवन के लिए लाभप्रद रहता है। साथ ही ऊंचाई पर होने से दूर दूर के मनोहर दृश्य भी दिखाई देते रहते हैं। आवास घनी आबादी से दूर शांत क्षेत्र में होना चाहिए। यहाँ धूप व शुद्ध वायु आसानी से प्राप्त होती है। आवास के आसपास ऊंचे ऊंचे व्यावसायिक या आवासीय भवन नहीं होने चाहिए, क्योंकि इनके कारण प्रकाश व वायु का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। सौंदर्य एवं उपयोगिता दोनों की दृष्टि से आवास के आसपास वृक्ष, पार्क, बगीचों का होना उत्तम माना जाता है। नदी, तालाब, सागर के किनारे आवास शांति व आनंद प्रदान करते हैं। तृतीय तथ्य है भूमि की स्थिति। भूमि कई प्रकार की होती है, जिस प्रकार कंकरीली व पथरीली, रेतीली, चिकनी बनाई गई भूमि। इनमें से पथरीली और कंकरीली भूमि मकान बनवाने के लिए अच्छी भूमि होती है, क्योंकि यह मकान को सुदृढ़ आधार प्रदान करती है। पानी इनकी तहों के नीचे चले जाने से आवास में सीलन भी नहीं आती है, किंतु इनमें बगीचा लगाना संभव नहीं हो पाता। साथ ही गर्मी में गर्म और सर्दी में ठंड अधिक रहती है। द्वितीय प्रकार की भूमि है रेतीली भूमि। यह भी मकान के लिए अच्छी रहती है, किंतु इसमें नींव काफ़ी गहरी खोदनी पड़ती है और यह अधिक गर्म भी रहती है। तृतीय प्रकार की भूमि है चिकनी मिट्टी। यह जल्द सोख लेती है, अतः आवास में सीलन पैदा करती है। इसकी नींव कमज़ोर होती है, अतः आवास के लिए इसकी उपयुक्तता कम है। चतुर्थ प्रकार की भूमि बनाई गई भूमि होती है।
यह भूमि खड्डों को कूड़ा करकट आदि से भरकर बनाई जाती है। यह भूमि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है और मकान के लिए कम उपयुक्त मानी जाती है। इसमें नींव भी कमज़ोर होती है। चतुर्थ क्राइटेरिया है ढलान व खड्डे। भूमि का अथवा सड़क का ढलान आवास की ओर होने से भवन को खतरा रहता है, साथ ही सीलन भी अधिक रहती है, अतः इसका निरीक्षण भी अवश्य करना चाहिए। आसपास गंदे खड्डे, बंद कुएं इत्यादि सुरक्षा की दृष्टि से हानिकारक होते हैं, साथ ही वातावरण को दूषित करते हैं, क्योंकि ये कूड़ा भरने के अलावा गंदा पानी खड्डे में बनकर मक्खी मच्छरों को भी बढ़ावा देते हैं। पानी का स्तर देखना भी आवश्यक है। यदि पानी का स्तर नीचा हो तो हैंडपंप आदि लगवाना कठिन हो जाता है, और यदि पानी का स्तर बहुत ऊंचा होगा तो मकान में सीलन जल्दी पैदा हो जाएगी। इसके अतिरिक्त हमें स्वास्थ्य संबंधी तथ्यों पर भी ध्यान देना चाहिए। सर्वप्रथम तो प्रदूषण अधिक नहीं होना चाहिए। इसके लिए औद्योगिक क्षेत्र में आवास अथवा भूखंड नहीं लेना चाहिए, अन्यथा धुआं, गैसें आदि स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालती हैं। गंदे पानी के निष्कासन की व्यवस्था देखना भी अत्यंत आवश्यक है। मलमूत्र के निष्कासन के लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए। आसपास गंदा नाला, खड्डे, अनुपयोगी तालाब स्वास्थ्य की दृष्टि से उचित नहीं होते। पशुशाला, कोयले के भट्ठे, चमड़े के कारखाने प्रदूषण को बढ़ावा देते हैं। दो मकानों के बीच जगह होना, उचित वातावरण एवं हवा धूप के प्रवेश के लिए अनिवार्य है। कृत्रिम बनाई गई भूमि पर आवास अथवा भूखंड होना स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा नहीं होता है। जल आपूर्ति की व्यवस्था स्वास्थ्यकर है या नहीं, यह भी आवश्यक रूप से देखना चाहिए। कुछ सुविधाएं भी हमें जांच लेनी चाहिए। इनमें सार्वजनिक सुविधाएं अगर घर के आसपास हों, जो हमारी पहुंच में हों तो अच्छा है। इनसे अधिक दूरी होना अच्छा नहीं माना जाता, जैसे विद्यालय, अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र, डाकघर, बैंक, खरीदारी स्थान, मनोरंजन स्थान, सार्वजनिक बाग बगीचे, खेल कूद के मैदान आदि। यातायात की सुविधाएं, बस अड्डा, रेलवे स्टेशन अधिक दूर नहीं होना चाहिए। इनका आसपास होना सुविधाजनक होता है। आवास की मुख्य सड़क से दूरी ध्यान देने योग्य है। मुख्य मार्ग निकट होने से यातायात आसान हो जाता है। सिटी बस, रिक्शा, टेम्पो आदि की सुविधा मुख्य मार्ग से ही प्राप्त हो जाती है। कार्य का स्थल भी आवास से दूर नहीं होना चाहिए, इससे अधिक समय एवं धन का व्यय होता है। अगला पॉइंट है पारिवारिक आवश्यकताएं। आवास के चुनाव के समय किसी भी परिवार की वर्तमान एवं भविष्य की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखना चाहिए। परिवार का आकार, परिवार की आय, मुखिया का व्यवसाय व परिवार का जीवन चक्र, ये सभी तत्व जो हैं भूमि के चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फर्नीचर के लिए आवश्यक स्थान भी आवास के चयन के समय ध्यान देने योग्य है। यदि घर में पुश्तैनी फर्नीचर अधिक है या संपूर्ण परिवार का फर्नीचर अधिक है तो बड़े आवास का चुनाव करना चाहिए। परिवार के लिए आवास चयन में परिवर्तन की भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। मितव्ययिता, यदि सीमित आय में आवास व्यवस्था जुटानी हो तो मितव्ययिता का सहारा लेना चाहिए। भूखंड या आवास छोटा हो ताकि उसके ऊपर व्यय कम हो। यदि भवन एक मंजिला हो तो पूरा ढांचा आरसीसी का देना आवश्यक नहीं है। टाइल्स की नींव दी जा सकती हैं। अलंकरण की व्यवस्था कम से कम हो। बरामदा, लॉबी आदि कम दी जाए। छत की लंबाई कम रखकर भी व्यय कम किया जा सकता है। कक्षों में परिवर्तनशीलता भी मितव्ययिता का एक तरीका है, जो कमरों में पार्टीशन रखकर आवश्यकता अनुसार अधिक कक्षों की व्यवस्था में मदद करता है। सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम तथ्य है कानूनी पक्ष। आवास एवं भूखंड लेते समय यह देखना आवश्यक है कि उसमें स्वामित्व को लेकर कोई विवाद तो नहीं, नगर पालिका का अनुमोदन भवन बनाने हेतु मिल चुका है अथवा नहीं, भूखंड पर कितने क्षेत्र में निर्माण कराने की अनुमति है, संपत्ति कर, विद्युत एवं जल कर का भी ध्यान रखना आवश्यक है। तो छात्राओं, यह था भूमि का चयन। धन्यवाद।